दोस्तों आज का वीडियो है कि कोई प्रॉपर्टी को खरीदने वाला अगर आपसे कुछ अनावश्यक डिमांड करे, आप प्रॉपर्टी को बेचने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और खरीदार कुछ शर्तें आपके सामने रखना चाहता है तो वो क्या क्या शर्तें हैं जो आपको मान लेनी चाहिए और क्या क्या वो शर्तें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। आपको सचेत रहना चाहिए ताकि प्रॉपर्टी बेचते वक्त आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा न हो। तो दोस्तों जो सबसे पहले आपको बात ध्यान रखने की जरूरत है कि मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसमें आपने कोई किराएदार रख रखा है और उस किराएदार से आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, किरायानामा बना रखा है और उस प्रॉपर्टी को आप एज इट इज किसी को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी को खरीदता है वो उस आपसे कब्जा प्राप्त कर लेता है, आपको पेमेंट कर देता है, आपसे अपने नाम की सेल डीड बनवा लेता है और उसी किराएदार से वो वापस से एक किरायानामा बना लेता है। तो आपको ध्यान रखने की चीज ये है कि आपने उस किराएदार से उस किरायानामा को कैंसिल करवाना होता है। अगर आपने नोटरी से उस किरायानामा को निष्पादित करवाया था तो नोटरी के पास जाकर उस किरायानामा को आपको करना पड़ेगा और अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया था तो फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वापस से उसका कैंसिलेशन आपको बनवाना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं यानी कि एज इट इज उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर देते हैं तो किसी डिस्प्यूट होने की कंडीशन में, किसी भी विवाद होने की कंडीशन में आपने उस किराएदार से एग्रीमेंट किया था उसको आपने कैंसिल नहीं करवाया और खरीदने वाले ने फिर से नया एग्रीमेंट उस किराएदार से करवा लिया और अगर किराएदार ने कोई बड़ा घपला कर दिया है और नए मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई इश्यू हो गया है तो फिर जो खरीदार है जिसने आपसे वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आप पे केस लगा सकता है, वो आप पे कोई ब्लेम लगा सकता है और इस प्रकार से आप केसबाजी के झंझट में पड़ सकते हैं। आपको मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है और कई कंडीशन में जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बात है, जो दूसरी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी चाहिए, दूसरी शर्त जो आपको ध्यान रखनी चाहिए यानी कि सावधानी रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आप जो भी पेमेंट लेते हैं यानी कि एडवांस के तौर पे जो पेमेंट लेते हैं तो वो जब तक कोई लिखा पढ़ी न हो, जब तक कोई सेल एग्रीमेंट न बने तब तक आप उस प्रॉपर्टी को न सेल करें और न उसका एडवांस पेमेंट लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी मौखिक आधार पर किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा न करें और उस प्रॉपर्टी के पैसे मौखिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट प्राप्त नहीं करें। इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है कि किसी से आपने मौखिक में कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और पैसा भी प्राप्त कर लिया और जब एग्रीमेंट की बारी आती है या सेल डीड बनाने की बारी आती है तो खरीदार पलट सकता है, वो अपने वादे से चेंज हो सकता है या पेमेंट देने के टाइम को बढ़ा सकता है और ऐसी कंडीशन में आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपने उस प्रॉपर्टी को बेच के कहीं किसी और प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार किया है तो वहाँ पर आपकी जुबान खराब हो सकती है, आपकी वो डील खटाई में पड़ सकती है। और अगर उस प्रॉपर्टी को आपने किसी और पर्पज से बेचा हो यानी कि उस पैसे को किसी को आपको देना हो तो वहाँ पर भी आपकी बात खराब हो सकती है, वहाँ पर भी आपको नीचा देखना पड़ सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने मौखिक आधार पर पेमेंट लिया था और खरीदने वाले ने उस तय समय पर आपको वो पेमेंट नहीं दिया, वो अपनी जुबान से मुकर गया। तो इसके लिए बेटर ये रहता है कि जो भी पेमेंट आप प्राप्त करें उस पेमेंट को लिखित में प्राप्त करें और बकाया पेमेंट कब देना है, बेचने वाला कब उस पेमेंट को प्राप्त करेगा, खरीदने वाला उस पेमेंट को कितने दिन बाद आपको देगा, ये तमाम शर्तें आपको सेल एग्रीमेंट में लिखवा कर उसके बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने वाले के हक की तरफ से मैं ये मेरे 22 वर्षों के रियल एस्टेट कारोबार में अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको ये वीडियो बनाकर आपके सामने लाकर रख रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में टिके रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि किसी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त हमें क्या क्या भूलें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी गलती प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि कई खरीदार किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उनके पास पैसा आया हुआ रहता है या किसी पुश्तैनी वजह से उनके पास पैसा आया हुआ रहता है, वो आपको ये बोलेंगे कि आप तो हमें प्रॉपर्टी का कब्जा दे दो और पैसा ले लो, रजिस्ट्री हम बाद में करवा लेंगे। तो ये भूल भी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी का पैसा जब आप ले रहे हो तो उस वक्त आपको तुरंत से रजिस्ट्री करवा देनी चाहिए और उसके बाद आपको उसका कब्जा उसको सुपुर्द करना चाहिए। किसी भी रजिस्ट्री से पहले किसी भी प्रॉपर्टी का कब्जा आपको उसको नहीं देना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे रखा है और अब उस प्रॉपर्टी को आपको बेचना है तो आप ये गलती कभी ना करें कि उस प्रॉपर्टी को एज इट इज किराएदार बैठा है और आप प्रॉपर्टी को सेल करने पर आमादा हैं। आपको जब उस प्रॉपर्टी का किराएदार उस प्रॉपर्टी को खाली ना कर दे उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए किसी को भी नहीं बोलना चाहिए या किसी से इस बात का इकरार भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूँगा जो कि मेरे साथ साक्षात हुआ है, क्योंकि मैंने 22 वर्षों के रियल एस्टेट कारोबार में मैंने बहुत सारा समय देखा है, अच्छी डील भी की है, कुछ खट्टे अनुभव भी प्राप्त किए हैं।
तो ऐसा ही एक अनुभव मेरे पास आया। मेरे पास कोई एक बड़े अधिकारी थे जो कि बड़ी सरकारी ऊंची पोस्ट पे थे और वो किसी दूसरी सिटी में पोस्टेड थे। उनकी प्रॉपर्टी मेरी सिटी में, मेरे ऑफिस के आसपास जिस एरिया में मैं काम करता हूँ वहाँ पर थी। तो मेरे किसी जानने वाले के थ्रू उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मुझे बाउंड किया और मुझे बताया। तो उस प्रॉपर्टी पर कोई ऐसी विडो औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसकी 2-3 बच्चियां थी और वो दूध का कारोबार करती थी, तो वो उस प्रॉपर्टी पर काबिज थी और बिना कोई किराया दिए वो उस प्रॉपर्टी पर बैठी थी। और उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला इसी बात से आजिज होकर, इसी बात से तंग होकर उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा था, क्योंकि वो पार्टी उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रही थी। और चूंकि वो अकेली औरत थी और उसकी बड़ी बड़ी बच्चियां थी, तो वो उस प्रॉपर्टी को खाली करने से, चूंकि वो बड़े अधिकारी महोदय थे, तो वो डर भी रहे थे और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उस प्रॉपर्टी को खाली करवा ले। और बार बार जुबानी कई तरीकों से उस पार्टी को कहने मात्र से भी उस पार्टी ने उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं किया। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे ये कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल करवा दो। अब मेरे सामने यही मुद्दा था कि वो प्रॉपर्टी खाली नहीं थी। तो दोस्तों, मैंने उनसे यही कहा कि आपको इस प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहिए और उसके बाद सेल करने के लिए बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को बार बार बोला है, आप भी उसको जाकर बोलिए, आपके एरिया की पार्टी है तो आपके कहने से वो खाली कर लेगी। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कई पार्टियों को उस प्रॉपर्टी को दिखाया, लेकिन क्योंकि उस पर कब्जा था और कोई ऐसी पार्टी रह रही थी जो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रही थी, इस वजह से उस प्रॉपर्टी की कोई डील नहीं हुई। और आखिर मुझे भी लाख कोशिश करने के बाद और उस प्रॉपर्टी को उसके रिश्तेदार से बात करके उसको लालच देकर उस प्रॉपर्टी को खाली करवाकर औने पौने दाम में उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा। तो प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आप इस चीज का क्लियर ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई किराएदार काबिज है तो सबसे पहले उसको खाली करवाइए और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करने का सोचिए। अब दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी पाक साफ है, क्लियर है, किसी प्रकार का कोई उसमें झंझट नहीं है और आपने उसको सेल करने के लिए सोच लिया है और आपको रजिस्ट्री का दिन भी आ गया है, तो जिस दिन रजिस्ट्री आपकी होनी हो उस दिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि खरीदार से आप उस प्रॉपर्टी के पेटे किसी भी प्रकार का चेक से अमाउंट नहीं लें। अब काफ़ी डीलर्स और काफ़ी बेचने वाले ये कहते हैं कि भाई चेक का पेमेंट आप ले लें और किसी वजह से अगर चेक बाउंस हो गया तो रजिस्ट्री तो अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप गलती करते हैं। किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री अपने आप कैंसिल नहीं होती है, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसकी लंबी प्रक्रिया है और आपके पास सिर्फ झंझट में फंसने के अलावा कोई रास्ता ना बचेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का चेक से पेमेंट आप नहीं लें। आपने जो शुरू में एडवांस पेमेंट लिया है उसके बाद ऊपर का पेमेंट भी ले लिया है और बकाया पेमेंट अगर आपको बैंक लोन से मिल रहा है तो वो पे ऑर्डर या डीडी से मिलता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी अपने अकाउंट का चेक आपको देती है और उस पेमेंट को चेक से देने के बाद आपको ये कहती है कि आप ये पेमेंट लेकर मेरे को मालिकाना हक दे दो, मेरी सेल डीड बना दो या आपका मालिकाना हक मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। एक चीज़ का आप और ध्यान रखें कि अगर उस पार्टी ने यानी कि खरीदार ने बैंक से लोन लिया है और आपको वो रजिस्ट्री के लिए बुला रहा है, तो आपको उससे उस पेमेंट की डिमांड ड्राफ्ट की फ़ोटोकॉपी मांग लेनी चाहिए। यानी कि बैंक ने आपके नाम से जो डीडी बनाया है उस डीडी की कॉपी लेकर आप पहले से ये चेक कर लें कि वो डीडी आपके नाम से बना है या नहीं बना है और वो बैंक का डीडी पे ऑर्डर है या कोई बैंक का चेक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर चेक कर लेनी चाहिए। ये भी ध्यान से आपको देख लेना चाहिए कि उस पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट में आपका जो बकाया अमाउंट है वो पूरा मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार कोई पार्टी बैंक लोन नहीं लेती और वो आपको चेक देना चाहती है, उसके खाते में पैसा पड़ा रहता है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया चेक नहीं लेकर आपको उससे NEFT करवा लेना चाहिए, RTGS करवा लेना चाहिए, IMPS करवा लेना चाहिए या नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी सोर्स से उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करवाकर उसके बाद ही आपको सेल डीड बनानी चाहिए। और जब आप किसी प्रॉपर्टी को बेचकर सेल करके जब उसकी सेल डीड बनवा दें तो आपको उस सेल डीड की एक कॉपी ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स पर्पज़ से या जो पैसा आपने प्राप्त किया है उसकी रिसिप्ट के तौर पर वो रजिस्ट्री की कॉपी आपके बहुत काम की होती है, आपके लिए बहुत आवश्यक होती है। और सेल डीड भरने के बाद आपको उसको जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है उसका कब्जा उसको सुपुर्द कर देना चाहिए, उसका मालिकाना हक उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अब दोस्तों, एक चीज़ और आती है इनकम टैक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को 50 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री कराई जाए, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को DLC वैल्यू 50 लाख
या उससे ऊपर की वैल्यू में अगर आप बेचते हैं, बेचने वाले का टीडीएस कटता है और वो टीडीएस खरीदार को काट कर जमा करवाना होता है। यानी कि जितने अमाउंट में किसी भी प्रॉपर्टी की डील हुई है तो उतने अमाउंट का 1% टीडीएस खरीदार को काटना होता है और टोटल अमाउंट में से वो पैसा लेस करके टीडीएस अमाउंट का 26 क्यूबी फॉर्म और रिसिप्ट बेचने वाले को देनी होती है और बेचने वाला उस पैसे को अपने सीए से बोलकर अपने इनकम टैक्स में समायोजन वो उसका करवा लेता है। तो ये ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर 50 लाख से आपने ऊपर में बेचा है तो उसका टीडीएस जरूर जमा करवाना चाहिए, अन्यथा बाद में इनकम टैक्स के अनावश्यक नोटिस आएंगे और आपको परेशान होना पड़ेगा और मैं ब्याज उस पैसे को जमा करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों एक पॉइंट और शेष रह गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने किसी भी बायर को बेचा है और उसमें आपने सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया है और उसमें मान लीजिए आपने 30 दिन का उसको टाइम दिया है और 30 दिन में उसको सेल डीड बनवानी जरूरी थी। दोस्तों एक जो बड़ा घपला होता है वो प्रॉपर्टी को बेचते टाइम कुछ डीलर करते हैं, यानी कि अगर आप किसी डीलर के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को सेल करवा रहे हैं तो मैक्सिमम डीलर ऐसा नहीं करते हैं। काफ़ी काबिल लोग इस रियल एस्टेट कारोबार में हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, लेकिन कुछ डीलर बदमाशी करते हैं। वो ये करते हैं कि आपसे उस सौदे का कम रेट में सौदा करवा लेंगे और आपके सामने डमी कैंडिडेट को लाकर उसके नाम से सेल एग्रीमेंट बनवा लेंगे और बाद में जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री का टाइम आएगा तो वो किसी अन्य के नाम से उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं। तो उसमें फिर वो गैप खाते हैं या मार्जिन को खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये शर्त पहले से तय कर लेनी है कि जिसके नाम से मैं एग्रीमेंट करूंगा उसी के नाम से रजिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो जिसके नाम से आपने सेल एग्रीमेंट करवाया है और जिसके नाम से आप सेल डीड बनवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी पेमेंट लेना है वो जिसके नाम से आपने रजिस्ट्री करवाई है उसी के नाम से, उसी के अकाउंट से आपको वो पैसा लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि उस पार्टी के किसी रिश्तेदार के नाम से आप अपने अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, उसकी पत्नी के नाम से ले रहे हैं, उसके भाई के नाम से ले रहे हैं या उसके बेटे के अकाउंट से आप पैसा ले रहे हैं। आपको पैसा उसी के अकाउंट से लेना है जिसके नाम से आपने सेल डीड बनाई है। इन चीज़ों से बचने के लिए जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करें या सेल एग्रीमेंट बनवाएं तो आपको खरीदार का पेन और आधार कार्ड जरूर ले लेना चाहिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि फलां व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री होगी और फलां व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी को बेचा है और फलां व्यक्ति के अकाउंट से ही आपको वो पैसा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त आपको क्या क्या 4-5 सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए, इस वीडियो में आपने आज जरूर जान लिया होगा। इसी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड अच्छे जानकारी वाले वीडियो हम बनाते रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपका स्नेह और आपके व्यूज़ ये बता भी रहे हैं कि आपको इस तरह के वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों देख क्या रहे हैं, इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की तमाम वीडियो जो आने वाली हैं वो आपको आगे भी मिलती रहे। आपसे फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।